Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic current electricity. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को. ठीक है, हम लोग ने देखा कि करंट क्या होता है, हम लोग ने समझा कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं बैटरी को, रेजिस्टर को, है ना. ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे कि हमने बात इतनी बताई थी कि ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, करंट इज व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, मतलब Q बाई टी. तो तुम्हें टाइम तो समझ में आ रहा है कि टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन ये जो चार्जेस हैं जो चलना चालू कर दिए, समझ रहे हो तुम लोग. शेडिंग क्या कर रहे हो, शेडिंग मत करो तुम लोग, समझो इस चीज़ को. करंट का, अब देखो करंट जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझो. जैसे करंट डेफिनेशन में बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब अपना टाइम तो फ्लो कर रहा है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन ये चार्जेस कैसे फ्लो करना चालू कर दे रहे हैं. ये चार्जेस फ्लो करते हैं जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, किसी भी पावर सोर्स से कनेक्ट कर दो. तो क्या वो बैटरी है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर को दे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जा रही हैं, क्या ये लगता है तुम लोग को. मतलब मेरा सवाल ये है, आज की क्लास सवाल से ही चालू करते हैं. जैसे मैंने एक कंडक्टर बनाया, लेट दिस बी अ कॉपर वायर. कॉपर एक कंडक्टर है ना. अब ये कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है ना. हाँ, चार्ज मैंने बताया ना, चार्ज होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, है ना. वो सब बताया था तुम लोग को कि चार्ज होता है एक पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी ऑर्डर में मूव किए जा रहे हैं, है ना. जैसे ही इनकी डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिए, तो इस क्रॉस सेक्शन में क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जितना भी मूव कर रहा वही डिटरमाइन कर देगा इसका करंट. लेकिन बात ये हुई कि इसके ये डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए एनेबलिंग फोर्स कौन सी थी, किसने इसको अलाउ कर दिया. तो आप बोलोगे सर बैटरी में जैसे मैंने किया, मैंने देखा करंट पास होने लगा. आप इसको अपना हाथ भी समझ सकते हो, आपके हाथ भी, कंडक्टर जो भी होता है ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे समझ लो. ठीक है, जो भी चीज़ कंडक्ट नहीं कर पा रही है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब ये सब आपके हाथ के पास है, ये आपकी उंगली है. अब आपने एक बैटरी के 2 टर्मिनल्स को छुआ, तो होता क्या है, अब ये बैटरी के छूते ही ये फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये सेम डायरेक्शन इनको कैसे मिल गई, मेरा क्वेश्चन ये है. अब इसका 2 में 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, क्या ये बैटरी और इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में डाल दे रहा है. पहला ऑप्शन ये कि बैटरी ने क्या, नेगेटिव टर्मिनल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में डाल दिए, जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी से निकल के इसमें जाने लगे. या फिर दूसरा ऑप्शन, क्या इस बैटरी ने एक फोर्स दी इस इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, मतलब इस बैटरी ने सिर्फ फोर्स दी है, जैसे पीछे से धक्का दिया है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, मतलब सेम डायरेक्शन जिसमें मूव कर रहे हैं. या फिर तीसरा, मतलब ये सेम डायरेक्शन है. तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन. या फिर डी, नन ऑफ द अबव. क्या लग रहा है, बताओ. ए तुम्हारे हिसाब से ए, बी, सेम डायरेक्शन. चलो ठीक है, युवराज, अर्पित, कुछ तो गेस तो करो, गेस ही तो करना है. सी आपके हिसाब से पहला सही है. चलो बहुत अच्छा युवराज, यही है आंसर. ठीक है, अब
ये क्या होता है असल में, ये बैटरी इस कंडक्टर में देता है एक पोटेंशियल डिफरेंस जो आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट मूव करना चालू करते हैं। तो देखो आपको पता है कि चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो फ्लो फोर्स इधर से लगेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स सारे ही ऐसे मूव करेंगे। और करंट का एरो कैसे बना दूं, करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, ऑपोजिट। कैसे इस आंसर तक पहुंचे, तुक्का या फिर कुछ दिमाग? गुड। चलो अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल आपको अगर समझाना है तो ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक कूलम पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, मतलब आपको यहाँ तक चार्ज लाना है लेकिन आपको इन्फिनिटी से लाना है, मतलब आपको वो डिस्टेंस नहीं पता है, बहुत दूर से कहीं से इन्फिनिटी से लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आप लाओगे तो आपकी एनर्जी खर्च होगी कि नहीं? कोई भी चीज़ आपको इन्फिनिटी से ला के बोल दिया जाए कि लेते आओ, तो इन्फिनिटी आपको मैं इतना सा काम दे दूँ, आपकी एनर्जी खर्च होगी। तो इन्फिनिटी से लाने पे इसकी कुछ एनर्जी खर्च हुई, ठीक है, लेट इट बी 1 जूल, और ये 1 कूलम चार्ज लेते आया यहाँ पे, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट्स। यही होता है वोल्टेज। आप सुनते हो ना, आज वोल्टेज बड़ा लो है, आज वोल्टेज हाई है। वोल्टेज हाई तो नहीं पता चलता पर लो पता चलता है, हाई तो रेजिस्टर खा जाता है। चलो, अब ये वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी लग रही है आपके चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाने में। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो 1 जूलम बोल रहा हूँ, कूलम और जूल को जोड़ के, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो क्या हो गया 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इतना। ठीक है, अब ये तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि द एनर्जी यूटिलाइज्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब होता है एक, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो ऐसे होता है कि आप मान लो एक चार्ज को फिर से लाए इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, है ना, इस पॉइंट तक आप लेके आए, आपकी एनर्जी खर्च हो गई 10 जूल और आप लेके आ पाए 1 कूलम चार्ज। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब आप एक चार्ज लाए इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इसमें आपकी खर्च हो गई 2 जूल और आप लेके आ पाए 1 कूलम। ठीक है, चार्ज तो सेम लेके आए लेकिन क्योंकि डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गई। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुई। अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ से और यहाँ तक की बात करूँ तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ कि मुझे इसी चार्ज को इधर से, मतलब ये चार्ज यहाँ पे आ गए, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाना है, मतलब मुझे इन पॉइंट्स के बीच की दूरियाँ पता है ना, इन दोनों जगहों की। तो हम जब यहाँ से यहाँ पे लाएंगे
तो मान लो हमारा लग गया इसमें 5 जूल और आप लेके आए 1 कूलम चार्ज, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी खर्च हुई ना, ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस समझ में आए? मतलब जब आपको दूरी पता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द एनर्जी यूटिलाइज्ड और द एनर्जी स्पेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, अगर इंफिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो तो वो है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस समझ में आया? आया? बताओ। तो हम लोग यूजुअली बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, अब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा चलो, अभी नहीं समझ में आएगा और इसको समझते हैं तब खुद ही समझ में आएगा। चलो, अब तीनों पॉइंट पे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को V से डिनोट करते हैं, बोलने में डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का हो जाएगा 10 जूल पर कूलम, मतलब इसको ऐसे लिखोगे 10 जूल पर कूलम। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ तेजस, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। हाँ वेरी गुड, V इज इक्वल टू 20 जूल पर कूलम। अब तुम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अर्पित। 10। देखो क्या लिखा है, यहां से यहां पे ले जाने पे 5 जूल एनर्जी खर्च हुई। ये लिखा तो हुआ है, यहां से यहां पे लाने पे 5 जूल एनर्जी खर्च हुई। तो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो 5 जूल एनर्जी खर्च की तुमने और 1 यूनिट कूलम चार्ज लेते हैं, तो 5 जूल पर कूलम। अगर ये 50 हो जाता तो क्या हो जाता इसका पोटेंशियल डिफरेंस? 50 जूल पर कूलम। ठीक है, 5 क्यों हुआ? जो कुछ भी हो सकता है, मैं 5 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं, 15 ले सकता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी एनर्जी खर्च हो रही यहां से यहां ले जाने पे। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि इन दोनों की दूरी एकदम आधी ही है, मतलब जितनी दूरी यहां से यहां है और यहां से यहां ये एकदम बराबर है। इस वजह से मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं 15 भी लिख सकता हूं। ठीक है, वो तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। चलो फिर हम लोग जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना, अब उस पर जाते हैं। बैटरी वाला क्वेश्चन लाए थे ना। अब देखो, जब मैंने बोला कि ये ऑफर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली एनर्जी देता है, एनर्जी खर्च करता है बैटरी, इसीलिए तो डिस्चार्ज हो जाती है ना। सारी एनर्जी उसकी खर्च हो गई क्या करने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ट्रैवल कराने में जो एनर्जी खर्च होती है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां से यहां चला जाए बैटरी के अंदर ही। इस वजह से जैसे ही इसको एक कंडक्टर से अटैच करते हैं, उसकी एनर्जी खर्च करना वो चालू करता है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पे लेके आता है। और वो एनर्जी जैसे जैसे खर्च करता है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर जब आप उसको चार्ज करते हो ना, तो उसके अंदर फिर एनर्जी आ जाती है, फिर वो ये प्रोसेस चालू करता है। और ये प्रोसेस में जब वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस को ट्रैवल करा रहा है, वो इस कंडक्टर में तैयार कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करने लगता है। बैटरी में करंट फ्लो नहीं करता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज कह दी ना, बैटरी में करंट फ्लो नहीं करता है। बैटरी क्या ऑफर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर में उसकी वजह से क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत की वर्ड है, इसको समझ लो। जैसे इस क्लास में नहीं तो 10th में फिर इससे मिलोगे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा 10th में फंसोगे, 10th में भी अगर निकाल लिए याद करके तो 11th में फंसोगे।
तो ये चैप्टर में एकदम डिटेल में, जब नीचे से ऊपर तक, तो अभी तक सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। बैटरी क्या देती है? करंट नहीं देती है, चार्जेस नहीं देती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? हाँ, जितनी एनर्जी लग गई, पावर मत बोलना, पावर की यूनिट वॉट हो जाती है, जितनी एनर्जी खर्च हो गई। वर्क और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और वो 2 पॉइंट्स कहाँ है बैटरी में? हाँ, वही टर्मिनली उसके 2 पॉइंट है। अब अंदर तो जा नहीं सकता है, तो वो कंडक्टर का मदद लेता है। इसीलिए तो आप एक बैटरी को ना यूज करो, आप एक बैटरी को इंसुलेटर पे छुआए रहो, तो नहीं वो खर्च होगी, है ना। आप एक बैटरी को अगर किसी भी कंडक्टर पे लगा के छोड़ दिए, मतलब आपने एक बैटरी ली, उस पर 2 वायर कनेक्ट कर दी और एक कंडक्टर लगा के छोड़ दिया, बहुत लो वोल्टेज की बैटरी है, मगर आपको वो करंट फील नहीं हो रहा, मगर आप देखोगे अब वो बैटरी यूज़ की नहीं रहेगी आपकी, है ना। वो बैटरी यूज़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सारी जो भी एनर्जी थी उसने खर्च कर दी, उसने अपना प्रोसेस ख़त्म कर दिया है। अब उसके पास एनर्जी ही नहीं बची कि अब वो यूनिट चार्जेस को भेजे एक तरफ से दूसरी तरफ, है ना। अब चलो आ जाते हैं जो मैं बोल रहा था, बैटरी भी अलग अलग वोल्ट्स की आती है ना, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 25 वोल्ट, है ना। इनका मतलब क्या है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब है। तो 2 वोल्ट की बैटरी और 5 वोल्ट की बैटरी में क्या डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रॉन्स की तो बात खत्म है। चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से डिनोट करोगे, SI यूनिट क्या? वोल्ट्स, ठीक है। हम लोग, और इसकी V इज इक्वल टू क्या? W/C, या फिर W/Q लिखो, ठीक है। चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ये वर्क ही है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी होती है तभी तो इंसान वर्क करता है। एनर्जी को डिफाइन ही किया जाता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो एनर्जी और वर्क एक ही चीज है, ठीक है। अब बैटरी A ये है 2 वोल्ट्स की, बैटरी B ये है 5 वोल्ट्स की। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। क्या ये दोनों बैटरी ज्यादा चार्ज लेके चली जाएंगी? हाँ, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आई, इसका V ज़्यादा है, इसका V से कम है। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर मैंने इन दोनों को एक कंडक्टर से कनेक्ट किया, तो दोनों क्या डिफरेंस लेते आएंगी? अच्छा, इतना समझ में आता है कि मैं वोल्ट जितना बढ़ाता हूँ उतनी ज़्यादा ही करंट उसमें पास करेगी। तो अगर मैं सिंपल सवाल पूछ लूँ आपसे कि बताओ करंट कौन ज़्यादा फ्लो करवाएगी, तो तुम लोग बोल दो कि बैटरी B, मैं इसको 10 वोल्ट कर दूं और करंट पास कराएगी। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं चाह रहा हूं, कोई बताए ये 5 वोल्ट की बैटरी ऐसा क्या कर रही है जो 2 वोल्ट की बैटरी नहीं कर रही है? पावर, फिर तुमने पावर गलत वर्ड लिया, एनर्जी। इसमें क्या ज्यादा है? एनर्जी ज्यादा है। हाँ, एफर्ट बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू है, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं, V इज इक्वल टू क्या? W/Q, तो Q की वैल्यू तो 1 कूलम भी चलने वाली है, मतलब ये दोनों ही 1 कूलम ही एक कंडक्टर से लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है 2 जूल के साथ वो काम, और ये कर रहा है 5 जूल के साथ वो काम। तो ये 5 जूल वाला कैसे ज्यादा करंट ले जा रहा है जब यही चार्ज की वैल्यू बराबर है? करंट का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? करंट का फॉर्मूला, वेरी गुड, मतलब Q अपॉन टाइम। तो Q तो दोनों ही 1 कूलम ला रहे हैं, 1 कूलम,
बैटरी ए भी, बैटरी बी भी। तो कैसे इसने ज्यादा करंट पास करा दी, इसने कम? अब समझो, देखो जैसे मान लो तुम दोनों का मैंने कंपैरिजन किया, तुम दोनों के एनर्जीज का। मैंने बोला इस बैग को तुम फेंको और तुम फेंको, ठीक है, मगर उधर तो दीवार है, उधर पीछे दीवार है, तो तुम फेंको या तुम फेंको, तुम दोनों लोग दीवार तक पहुंचा दोगे। तो कोई कितनी भी एनर्जी खर्च करे, कोई धीमे से फेंके, कोई तेजी से फेंके, उससे ये बैग का डिस्प्लेसमेंट तो कम ज़्यादा होगा नहीं, वो तो वहाँ पे जाके रुक जाएगा। इतना नहीं कि कोई यहीं पे फेंक दे, वो तो दिखेगा। लेकिन अगर दीवार तक कोई भी फेंके, लेकिन अगर डिफरेंस आए कि तुमने फेंका 2 जूल से, ठीक है, वो टकरा के गिरा, तुमने फेंक दिया 5 जूल से, तो इस बैग में क्या डिफरेंस आएगा? स्पीड से क्या फर्क आएगा? डिस्टेंस तो सेम है। टाइम का, किसने ज्यादा कम टाइम में फेंका? हाँ, जिसने ज्यादा एनर्जी लगाया, मतलब अर्पित ने टाइम कम लिया। और देखो टाइम का कैसा रिलेशनशिप है करंट के साथ? इनवर्स। मतलब टाइम जो कम लगाएगा वो ज्यादा करंट पास करा पाएगा, और टाइम जो ज्यादा लगाएगा कम करंट पास करा पाएगा। अब समझो, इसने एक ही, दोनों ने एक एक चार्ज को फेंका, है ना, कंडक्टर से एक एक चार्ज पास कराया, लेकिन इसने कम टाइम में कराया, है ना, और इसने ज्यादा टाइम में कराया। तो ये टाइम का, क्योंकि इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मान लो बैटरी ए ने कराया, बैटरी ए ने 2 सेकेंड में अपॉन 2 सेकेंड, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। और बैटरी बी ने कराया 1 कूलम को 1 सेकेंड में, तो ये क्या हो गया? 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे वोल्टेज बढ़ाने से आपका करंट ज्यादा पास होता है। समझ में आ रही है बातें एकदम अच्छे से? अभी तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब क्वेश्चन लेके आते हैं एसी तक। ये तो बैटरी बहुत छोटी सी चीज थी। आपके घर पे कितना वोल्टेज आता है? हाँ, 200 से 300 तक का, है ना, हाई वोल्टेज है अच्छा खासा। तो अब बताओ, ये एसी पे अगर रीडिंग लिखी है, जैसे ये देखो स्टेबलाइजर है ना, ये इसी वोल्टेज को ही अप डाउन करता है। स्टेबलाइजर में नाम लेना, स्टेबलाइज किसको करता है? वोल्टेज को। क्योंकि जो करंट आ रहा है उसका वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये वोल्टेज को कम ज़्यादा कर देते। तो जो रीडिंग आ रही है ना, तो अभी इसमें 240 वोल्ट का, हम लोग बोलते थे 240 वोल्ट का करंट है, लेकिन गलत बात। 240 वोल्ट का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें, है ना। तो 240 वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मेंटेन्ड है, लेकिन ऊपर नीचे जाएगा, कभी 232 होगा, कभी 230 होगा, और वो चलता है 200 वोल्ट पे, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो अब आप लोग बताओ कि 240 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब और टेक्निकली बताओ, मतलब जितना बता सकते हो इसके बारे में। चार्ज ज़्यादा तेज पास होगा, मतलब टाइम ये कम लगा रहा है। और कोई कुछ बताएगा? 240 वोल्ट की वो बिजली खा रहा है एसी। चलो ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये 2 पॉइंट्स हैं कौन कौन से? हाँ, नहीं, इसमें तो प्लस माइनस है नहीं। अब तो बात बढ़ गई है, पहले तो बैटरी थी तो उसके 2 टर्मिनल्स थे प्लस माइनस, अब हमारी दूर दूर से करंट आ रही है, तो वो पॉइंट जहां से करंट निकला है और ये पॉइंट, ये हो गए 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो वहां से यहां तक लाने में इसकी 240 जूल की एनर्जी खर्च हो गई है ना। उसके बाद ये जो एसी है, ये 240 वोल्ट पा रहा है और वो करंट में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, समझ में आया बैटरी के एग्जांपल से? ठीक है, अब अगर इसको 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो एसी क्या कम फंक्शन करेगा धीमे पावर में? क्यों? क्योंकि हाँ, करंट कम मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगाएगा 200 वोल्ट। चलो, इतना डिटेल में एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन 10th में ज़रूर इतना डिटेल में आएगा, इसी वजह से अभी बता दे रहे हैं। तो ये पूरी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी होती है। किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है।
हाँ बुक में तो है ही, बुक में तो सब कुछ है बेटा, बुक में तो इतना है कि मेरी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बुक से देख के मैं भी पढ़ा रहा हूँ। वन वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू, बता दो इतना, 1 क्या? वेरी गुड, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मैं इसको 10 कर दूंगा तो जूल में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ही टेस्ट पेपर है ये? हाँ 9th 23 सितंबर फेंक के तुम चले गए थे, देखो पीछे तुम्हारी हैंड राइटिंग भी है, इसी को मैं बोल रहा था। चलो पोटेंशियल डिफरेंस में किसी को कुछ पूछना है और कुछ अपने रियल लाइफ से? आरुष होता तो बहुत पूछता क्योंकि उसका इन सब में इंटरेस्ट है। चलो कोई भी, कुछ किसी का कोई डाउट? अच्छा कहीं कहीं लिखा होता है कि डेंजर 11,000 वोल्ट्स, मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर में ना उसमें 11,000 वोल्ट्स है, तो ये 11,000 वोल्ट्स क्यों यार? बात तो वही है, बल्कि ट्रांसफार्मर से इसकी डिस्टेंस और बढ़ गई, ट्रांसफार्मर भी वहाँ से ला रहा है मेन ट्रांसफार्मर से यहाँ तक, तो चलो ठीक है। तो ये 11,000 वोल्ट लिखा होता है ना डेंजर, डेंजर क्यों है हम लोग के लिए? छुएंगे तो मर जाएंगे। हाँ वही तो मेरा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके बॉडी में क्या कर दे रहा है? करंट दिक्कत देगा ना। आपका बॉडी कंडक्टर है, आपका बॉडी कंडक्टर है ठीक है, क्यों है? पानी प्लस सॉल्ट, प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता है, पानी में इम्प्योरिटी डाली जाती है तब वो कंडक्टर होता है। तो देखो 11,000 वोल्ट का करंट आपके में पोटेंशियल डिफरेंस लाया, लेकिन उसने जो डिफरेंस लाया उससे चार्जेस का फ्लो नहीं बढ़ा, मतलब एक ही कूलम चार्ज आपके बॉडी में गया, लेकिन उसने 11,000 जूल से उसको फेंका आपकी तरफ, मतलब 11,000 जूल की एनर्जी से, तो ये बहुत ही कम टाइम में चार्ज मूव कर गया। इस वजह से आप में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हुई है, उसने इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं दी है, आपके बॉडी के अंदर ही खुद प्रोड्यूस हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हाँ आपका खून ही सूख जाएगा पूरा, आपकी पूरी बॉडी सूख जाएगी। रेलवे वायर के ऊपर छूते हैं, आपने कोई वीडियो देखा है? बहुत पहले चला था, किसी ने रेलवे वायर छू लिया था, अब वो रेलवे वायर्स में भी दौड़ता है 11,000 वोल्ट्स। नहीं बहुत ज़्यादा होता है यार, लाखों में होता है, उनको स्टेप डाउन किया जाता है जब प्रोड्यूस होता है ना करंट। अरे जहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे पावर हाउसेज हैं वहाँ में लाखों वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस होता है। स्टेप डाउन, अरे उसको छू लिए, मत छूना, बस इतना बोलूँगा, बस मत छूना, इतना बोलना चाहूँगा। ये बताने के लिए तुम नहीं रह पाओगे कि क्या हुआ था, मतलब तुम तो एकदम भस्म हो जाओगे इसलिए। हाँ जल जाएगा पूरा, जैसे क्या होता है आप 440 वोल्ट पे ही चिपके रह जाओगे। ये भी होता है कि हाँ अब ये भी बात आती है कि आप कोई वायर छूते हो तो आप चिपक क्यों जाते हो उससे? अट्रैक्शन की वजह से, मतलब वायर आपके बीच में अट्रैक्शन बनता है। अच्छा आपके हिसाब से कुछ, मतलब आप क्यों वायर से चिपके रह जाते हो? कभी कभी होता है ना, जैसे बोलते हैं ना 440 वोल्ट का झटका लगा, बाल खड़े हो जाते हैं, चिपका रह जाता है हाथ, है ना।
फिर उसको लकड़ी मार के छुटाया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, क्यों चिपक जाते हो आप? 440 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसने आपके बॉडी में क्या प्रोड्यूस किया? करंट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था एक फोर्स होता है, वही फोर्स आपको जोड़े रखता है। तो आप कहीं ना कहीं सही थे कि आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है, फिर उसको आप एक इंसुलेटर से मारते हो तब छुटाते हो। कोई कंडक्टर मत मार देना, लोहे का ही कोई रॉड मार दिए तो उससे आप भी चिपक जाओगे उसमें ना। जितने लोग जाते जाएंगे उतने चिपकते जाएंगे उसमें। नहीं, थॉर तो बहुत ही, वो तो लाइटनिंग से आया है, उसका तो लाइटनिंग में तो लाखों वोल्ट ऑफ करंट होता है। हाँ होता ही है, मतलब ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर कैप्चर कर ली पर वो हमारे कंट्रोल में है ना। बंद कर दो, चला दो, लाइटनिंग कंट्रोल में है कि अभी कर दो अभी मत करो। अच्छा, जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ये मैकेनिज्म होता है कि उनका एक पॉइंटी एज ऊपर तक बनाया जाता है और उसका जो वहाँ से वायर्स जाते हैं ग्राउंड की तरफ, हाँ जो भी कहते हो, तो वहाँ पे लाइटनिंग कभी कभी टच करती है, तो वहाँ से टच करती है और उसको ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अर्थ सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। आपके नॉर्मल वायर्स में भी अर्थिंग होती है, अर्थिंग नाम सुना होगा, ठीक है, आगे आएगा। तो अर्थिंग भी इसीलिए होती है कि जैसे मान लो ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो इतना करंट उसको तो चाहिए नहीं, अब वो करंट क्या करोगे, तो अर्थिंग वायर नीचे भेज देता है उसको। देखो अभी 241 बन गया है ना। तो ऐसे ही वोल्टेज अप डाउन होता रहता है। वो कहते भी है ना, आज वोल्टेज कम आ रहा है, तो कम आने पे क्या होता है, एसी नहीं काम करता है, हमारा फ्रिज नहीं काम करता है, बंद कर दिया जाता है एसी फ्रिज। लाइट काम करती है लेकिन फ़ैन बहुत धीमे धीमे घूमता है, जितनी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाती हैं वो नहीं काम कर पाती हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में अपने यूनिट्स को क्लियर रखना, जैसे एम्पियर क्या बताता है, एम्पियर क्या बताता है, एक एम्पियर मतलब, हाँ एक एम्पियर करंट बताता है, ठीक है, हाँ 1 सेकंड में कितने कूलम बढ़ रहे हैं। और हमारा वोल्ट क्या बताता है, हाँ कूलम क्या बताता है, वो चार्ज बताता है, वो चार्ज बताता है, क्यू बताता है, ठीक है। तो ये वोल्ट और एम्पियर में डिफरेंस क्लियर रखना अपना। चलो अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस नाम भी आप लोग सुने होंगे। रेजिस्टेंस को ऐसे आप लोग समझो कि जैसे आपको किसी जगह पे जाना है और आपको किसी दिन कम ट्रैफिक मिला, मतलब आपको कम, रेजिस्टेंस मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन। कम ट्रैफिक मिला आप जल्दी चले गए, ज़्यादा ट्रैफिक मिला धीमे चले गए, यही होता है रेजिस्टेंस। तो मैं अगर ट्रैफिक बढ़ा दूं तो आपका करंट, मतलब आप धीमे फ्लो करोगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम करने से क्या होता है, करंट, बात कर ले पहले, वो किसका कॉल आया, घर वालों का। अरे बाप रे, इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हो, क्या हो गया, किसका कॉल है? क्या चेक करने आ रही कि हो कि नहीं? फिर अभी करंट पड़ रहा है। चलो रेजिस्टेंस फिर से, चलो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। तुम लोग निकले हो, ठीक है, गड्डी लेके एक सड़क पे, मोड़ से पहले ट्रैफिक आया, तो जब आपको ट्रैफिक कम था तो आप जल्दी पहुंच गए, ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप धीमे धीमे पहुंचे। और ये टाइम का ही खेल है करंट में,
टाइम जितना ज़्यादा लगेगा करंट उतना कम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक बढ़ा दूं तो करंट ज़्यादा या कम फ्लो करेगा? कम, है ना, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस होता भी क्यों है? क्योंकि देखो तुमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे, तो ये सारे मूव करने लग जाएंगे। लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भी होंगे जो नहीं मूव कर पाए, उतनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इससे टकराएंगे। तो इसके लिए यही ट्रैफिक है, जाके उससे टकरा गए जो मूव नहीं कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब वही होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द करंट। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द, और ये ऑब्स्ट्रक्शन देता भी कौन है? अरे बेटा बात मत करो, ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये बाधा लाता भी कौन है? ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। ऑब्स्ट्रक्शन, ये बाधा ला भी कौन रहा है? देखो इस डायग्राम को देखो, ये कंडक्टर खुद ही अपने लिए बाधा ला रहा है ना। और किसी भी चीज से हम लोग रेजिस्टेंस नहीं हटा सकते हैं। आप देखते हो कि करंट जब फ्लो करने लगता है, थोड़े टाइम बाद तार हीट अप हो जाता है। चीजें हीट अप होती है ना जो उसमें करंट फ्लो करती हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि देखो ये इससे टकरा रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है हीट एनर्जी में। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा वो जल्दी हीट अप करेगा। तो जैसे पहले हम लोग बल्ब यूज़ करते थे ना, वो तुरंत ही उसको पास कराते ही बल्ब ऐसे ही काम ही करती थी। बल्ब लाइट नहीं निकालती थी, वो जो टंगस्टन की वायर थी ना, वो इतनी गर्म हो जाती थी, रेड हॉट, कि वो उसी की लाइट निकलती थी। तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या? बल्ब का फिलामेंट, बल्ब में टंगस्टन की वायर होती थी ना, वो मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा हुआ? ज्यादा या कम? अरे बेटा देखो, ये हमारा बल्ब, इसके अंदर ये टंगस्टन की वायर होती थी। अब ये जैसे ही करंट इसमें फ्लो कराते थे, ये तुरंत हीटअप हो जाती थी और ये ग्लो करने लगती थी, मतलब रेड हॉट हो जाती थी। इस वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगता था। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, इतना हीटअप हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसकी रेजिस्टेंस कैसी है, ज़्यादा या कम? ज़्यादा हमारे हिसाब से, हाँ ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो हीटअप करेगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वो हीटअप करेगी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, करंट उतना ही फ्लो कम करेगा। तो मतलब ये जितना आप चलाओगे ना, एक टाइम के बाद ही उतना ही कम इसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। टंगस्टन की वायर, और उस हीटर भी सेम चीज़। हाँ, हीटर में भी जो वायर लगी है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। चलो ऑब्स्ट्रक्शन, आगे आओ। 5 मिनट बचा है, उतने में बात मत करो। हाँ क्या? नहीं, एलईडी अलग है, एलईडी अलग है, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ। बल्ब देखे हो ना पहले जो चलती थी, ये एलईडी गर्म भी नहीं होती, आप इसको छू सकते हो, पर बल्ब नहीं छू सकते आप, बल्ब से जल जाते। हाँ, उसी से निकाला ही जाता था। आप देखते थे बल्ब भी एक टाइम के बाद काली पड़ जाती थी, इतनी हीटअप हो जाती थी। तो वो पुरानी जो बल्ब्स होती थी वो इस प्रिंसिपल पे काम करती है, रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे। लेकिन अब की जो एलईडी है वो इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, इनकी मैकेनिज्म अलग है। हाँ हाँ, इसको छू सकते हो आराम से। ये प्लास्टिक का बना होता है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? पिघल जाता अगर गर्म होता है। तो वो शीशे का होता था, बहुत पतला शीशा, क्योंकि अगर मोटा बना देंगे तो टूट जाएगा। हाँ, पतला शीशा अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जितना पतला होगा उतना कम अब्जॉर्ब करेगा, अपने थ्रू जाने देगा। जितना मोटा बनाएंगे पहली बात तो उतनी वो लाइट भी खाएगा। पर कभी कभी बल्ब फूट भी जाती थी ना, चलते चलते फूट जाती थी। उस पर अगर आप पानी के बूंदे डाल दो बल्ब पे, फूट जाएगी। मैंने तो ये किया है होली के टाइम पे,
बल्ब जल रही थी, हमने पिचकारी मार दी, फूट गई। ये कहाँ गया भाई मैं? क्या दंगल? हाँ देखा हूँ, सलमान खान की ना, गीता फोगाट। क्या मार? हाँ 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 सही बोल रहा है, वो भी तो ऐसे ही बल्ब बुझा देता है, लेता है पानी, छिट्टा मारता है, फूट जाता है। मगर ऐसे मत बंद करना, तुम लोग स्विच बंद कर देना, अब बल्ब देखने को भी नहीं मिलती है। चलो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, हाँ टूट जाती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। तो दूर रह के करना। अरे यार पास रहोगे तो शीशे तुम्हारे हमें नहीं घुस जाएंगे? हाँ घुस जाने दे। अरे यार फूटेगा, जब शीशा फूटेगा तो आपकी तरफ भी शीशा नहीं आ सकता है, फूट जाएगा। मतलब बहुत देर तक जाकर वो जल रहा है। हाँ आती है, आती है, शीशा फूटने में जितनी आवाज़ आती है। मगर ये सब मत करना क्योंकि आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कॉशन मतलब ये डोंट ट्राई एट होम का बोर्ड लगा दें, मत करना बेटा, कुछ भी हो सकता है। चलो, अब एक होता है ओम्स लॉ, बस 2-3 मिनट बचा है, देख लो। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ ही मदद करता है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को। ओम्स लॉ की मदद से ये बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाऊंगा उतना करंट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ओम्स लॉ यही बताता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओ उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे सारे, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स यही फॉलो करते हैं, कुछ को छोड़ के। ठीक है, तो जो फॉलो करते हैं वो बन जाते हैं हमारे ओमिक कंडक्टर्स। अब इससे हमें क्या मिल जाता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं एक वर्ड रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, यहां से ये R आ गया, अब R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दे, बस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट कर दो। रेजिस्टेंस हम लोग डिनोट करते हैं R से, इसकी SI यूनिट होती है ओम, OHM है, सिर्फ ओम मत लिख देना। और इसका सिंबल होता है ये, वो मत लिख, ओम मत बना देना, ओम मत बना देना। और सिंबल ये होता है, इसको कहते हैं ओमेगा। कुछ बच्चे जो ऐसे लिख के 20 उसके बगल में ऐसे ओम बना देते हैं, हम तो यही पढ़े 20 ओम नहीं, ये OHM है। ठीक है, तो 20 बना के फिर ये साइन बना देना, या तो ऐसे लिख सकते हो या तो OHM लिख देना। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस है 1 ओम की, उसका मतलब क्या होगा, 1 OHM इज इक्वल टू 1 OHM बताओ, 1 ओम का मतलब, हाँ 1 मतलब आप बताओ, हाँ 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब अगर मैंने कर दिया 10 ओम, इसका मतलब 10 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। एम्पियर नहीं, एक ही चीज तो बढ़ सकती है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको बढ़ा देते हैं, है ना, ये होता है। हाँ, अब बस एक चीज और समझ जाओ, 2 मिनट दे दो, टाइम भी है 2 मिनट का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं, इस पे ध्यान देना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस
ऑफ अ कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी समय मत देखना, ये 4 पॉइंट समझ लो। पहला, द मटीरियल ऑफ द वायर, अब ये बेकार का मतलब तो बताना पड़ेगा। तो देखिए बुक वाले कैसे डिफाइन किए हैं। वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन विच, हाँ तो देखो जो हमारे गुड कंडक्टर्स होंगे, गुड कंडक्टर्स, अरे बेटा यार मत बात करो, 2 मिनट देख लो ना। गुड कंडक्टर्स जो होंगे उनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कैसे, अरे यार ज़्यादा ही होगा। ठीक है, गुड कंडक्टर्स मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जैसे इसमें क्या हो गया, गुड कंडक्टर्स जितना तो हमने जितना ये बढ़ा दिया तो ट्रैफिक उतना ही तो बढ़ गया। और जो बैड कंडक्टर्स होंगे, इंसुलेटर नहीं, गुड और बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस है ना। बैड कंडक्टर पास होने देगा, इंसुलेटर करने नहीं देगा। ठीक है, तो बैड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन भी कम होगा, है ना। तो बैड कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या कम, आर, इसको बता देना क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इस वजह से कोलिजन भी ज़्यादा होगा। और ये भी होगा कि दोनों का सेम हम लोग लेंथ मेंटेन किए हैं। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, हम लोग लेंथ ऑफ द वायर जितना बढ़ा देंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। हाँ रुकावट, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ज़्यादा ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, मतलब हमने जब मटेरियल को बढ़ाया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो गए, कोलिजन ज़्यादा होगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अब हम लोग ने विड्थ बढ़ाई है, मोटाई, क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि देखो अब फ्लो करने में नहीं, ये वाला सही अच्छा ये वाला पहले सही बताया फिर गलत बोल दिया इसने। क्योंकि देखो अब तुम मान लो चौड़ी रोड है तुम्हारी, तो तुम आराम से जाओगे ना, ट्रैफिक ज़्यादा भी हो मैनेज करने में, रोड से ही इसको कनेक्ट कर लो। अगर रोड की लेंथ लंबी है पर पतली रोड है, दिक्कत आएगी, बहुत लंबा जाम लग जाएगा। रोड लंबी अगर जितनी भी हो, मोटी और कर दी जाए तब हाँ हाईवे बना दो 6 लेन, ठीक है, तो मोटी वायर्स कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, जितनी पतली वायर होंगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, इसीलिए मोटी वायर जल्दी हीटअप भी नहीं होती हैं। तो तुम देखते हो ना ये जो अपनी ट्रांसफार्मर से निकलती बहुत मोटी वायर्स होती हैं, क्यों, ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो, क्योंकि देखो इनको तो धूप में भी रहना है, तो धूप में वैसे ही इतनी गर्मी रहेगी, प्लस और ये हीटअप कर गई तो शॉर्ट सर्किट बहुत होने के चांसेस है। मगर ये जो घर पे वायर्स है, अब सोचो वो भी 220 वोल्ट रखी है अपने साथ और ये भी अपने साथ 220 वोल्ट रखी है, तो ये पतली और उतनी मोटी क्यों, रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो ठंडा ही टेम्परेचर है। बस एक पॉइंट और, टेम्परेचर ऑफ द वायर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। गुड, ठीक है, ये 4 चीज़ अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ने ये टॉपिक ख़त्म किया है। अगले टॉपिक में हम लोग ये बच्चों वाला करेंगे, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, उसके साथ ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। चलो जा सकते हो। अच्छा हाँ, घर पे जाके आज इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है, अगले में न्यूमेरिकल और ये करेंगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करना घर पे।